नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के फिजिक्स के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने फिजिक्स के अध्याय 8 प्रकाश यानी कि लाइट का 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। 5वां टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक से। छठा टॉपिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 191 नंबर, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विसरण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। इसका आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतःदर्शी यानी कि इंडोस्कोप में किया जाता है। 192 नंबर, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? ए मृगमरीचिका, बी प्रकीर्णन, सी प्रतिवर्तन, डी परावर्तन। इसका आंसर है ऑप्शन ए मृगमरीचिका। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है जिसे उन्मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान की मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 7वां टॉपिक लेंस, उत्तल और अवतल। लेंस, उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। 193 नंबर, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है डैश कहलाता है? ए अवतल लेंस, बी समांतर लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। आंसर ऑप्शन ए अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। 194 नंबर, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ए फोकस बिंदु, बी फोकस दूरी से दोगुनी दूरी, सी फोकस दूरी से दोगुनी से अधिक दूरी, डी फोकस बिंदु से पहले। इसका आंसर है ऑप्शन ए फोकस बिंदु। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या उसकी ओर आने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है तथा इस बिंदु को लेंस की दूरी यानी कि फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है यानी कि नेगेटिव होती है। एक पतले लेंस की क्षमता यानी कि P उसकी फोकस दूरी यानी कि F के प्रतिलोम के बराबर होती है यानी कि P = 1/f होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर जिसे D से डिनोट करते हैं होता है। 8वां टॉपिक मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज। 195 नंबर, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए अपसारी लेंस, बी द्विफोकल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी अभिसारी लेंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए अपसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। 196 नंबर, कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? ए निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करके, बी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके, सी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करके, डी दूर दृष्टि दोष
अवतल लेंस का उपयोग करके। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके। किसी वस्तु को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, अर्थात उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसकी आंखें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। 197 नंबर, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी मायोपिया, डी स्ट्रॉबिस्मस। आंसर सी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 198 नंबर, निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। ए हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया, सी एमेट्रोपिया, डी प्रेस बायोपिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के थोड़ा पहले बनता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 199 नंबर, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी मोतियाबिंद, डी प्रेस बायोपिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए मायोपिया। निकट दृष्टि दोष नियर साइटेडनेस की शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया आदि नामों से जाना जाता है। इस दोष से ग्रसित आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले या सामने ही बन जाता है, जिसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। 200 नंबर, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ए उत्तल लेंस, बी बाइफोकल लेंस, सी अवतल लेंस, डी ट्राइफोकल लेंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 201 नंबर, मानव आँख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ए पीला, बी सफ़ेद, सी हरा, डी नीला। इसका आंसर है ऑप्शन ए पीला। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। 202 नंबर, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की या का डैश कहा जाता है। ए अपवर्तक, बी समायोजक, डी समंजन क्षमता, डी उपयुक्तता। इसका आंसर है ऑप्शन सी समंजन क्षमता। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। 203 नंबर, प्रकाश आँख में डैश से प्रवेश करता है। ए सिलेरी मांसपेशियाँ, बी कॉर्निया, सी परिताड़िका, डी लेंस। इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परिताड़िका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। नौवां टॉपिक प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।
204 नंबर, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL इसकी वजह ले रहे हैं। A ऊर्जा दक्षता, B सामर्थ्य, C आसान उपलब्धता, D सुविधाजनक निपटान। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा दक्षता। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED यानी कि लाइट इमिटेड डायोड और CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। LED के मुख्य लाभ निम्न है। पहला नंबर, ऊर्जा की बचत में LED उपयोगी है। दूसरा नंबर, इनके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना सरल होता है। तीसरा नंबर, अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा LED बहुत कम विकिरण करते हैं। चौथा नंबर, दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह LED में मरकरी नहीं होता है, इस कारण इसके विषैले होने की संभावना कम होती है। 205 नंबर, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? A कार हेडलाइट, B फ्लैश लाइट, D माइक्रोस्कोप, D बाइस्कोप। इसका आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग जीव विज्ञान, सेल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान एवं धातुओं और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है, जबकि कार की हेडलाइट और फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 206 नंबर, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि A चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। B 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। C 3D फिल्में साधारण फिल्मों से ज़्यादा चमक वाली होती है और अगर सीधे देखी जाए तो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। D चश्मे दोनों आँखों को समान छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। 207 नंबर, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? A साधारण शीशा, B प्रिज्म, C अवतल लेंस, D उत्तल लेंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए साधारण शीशा। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसमें साधारण शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट और रेनबो। 208 नंबर, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? A अपवर्तन, B परावर्तन, C प्रिज्म, D विकिरण। आंसर ऑप्शन सी प्रिज्म। प्रिज्म सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित करता है। इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 209 नंबर, प्रिज्म क्या करता है? A प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, B यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, C यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, D यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है।
प्रिज्म अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को उसके संघटक वर्णक्रमीय रंगों इंद्रधनुष के रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में तोड़ने के लिए किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन अथवा प्रकाश को विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संघटकों में विभाजित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 210 नंबर, स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम में कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों यानी कि एक्सट्रीम का निर्माण करते हैं? ए बैंगनी और लाल, बी नीला और हरा, सी पीला और नारंगी, डी लाल और नारंगी। इसका आंसर है ऑप्शन ए बैंगनी और लाल। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। इसके दोनों सिरों में बैंगनी और लाल रंग का निर्माण होता है। वर्णक्रम निम्नवत है यानी कि भिवजियोर: भी बैंगनी, आई इंडिगो, बी नीला, जी हरा, वाई पीला, ओ नारंगी, आर लाल। – 211 नंबर, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? ए प्रकाश का प्रतिबिंबन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, डी प्रकाश का प्रसार। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। 212 नंबर, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? ए बैंगनी, बी नीला, सी लाल, डी हरा। आंसर ऑप्शन सी लाल। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अतः लाल रंग का विक्षेपण यानी कि विपथन सबसे कम और बैंगनी रंग का विपथन सबसे अधिक होगा। 213 नंबर, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए पॉल विलार्ड, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी आइजैक न्यूटन, डी पियरे क्यूरी। इसका आंसर ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि सभी रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और यह सबसे अधिक विचलित होती है। आकाश में श्वेत प्रकाश की बैंगनी व नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसके साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।